निरमा वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन कपड़ा भी खिल खिल जाए। क्या आप सबको ये जंगल याद है? वेल, हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं निरमा के बारे में। वेल, दिस इज अ केस स्टडी ऑन निरमा। निरमा कैसे बढ़ा, कैसे वो मार्केट में फैल गया और कैसे हम सबके जुबान से अचानक से उतर भी गया। ये पूरी कहानी जानेंगे, साथ ही साथ समझेंगे इनकी बिजनेस स्ट्रैटेजी को भी। लेकिन उससे पहले आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड फ्रीडम ऐप को डाउनलोड। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। वेल, इसकी शुरुआत हुई थी 1969 में। करसन भाई पटेल, जो कि अहमदाबाद के रहने वाले थे, उन्होंने इस डिटर्जेंट को बनाया था। जी हाँ, बनाया था। वेल, इससे एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी भी जुड़ी है कि आखिर निरमा का नाम निरमा कैसे पड़ा, क्यों पड़ा और इनकी मेहनत क्या रही, साथ ही साथ स्ट्रैटेजीज क्या रही। तो सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि करसन भाई पटेल, जो कि अहमदाबाद के रहने वाले थे, उनकी बेटी की मृत्यु हो जाती है, जिसके बाद वो हमेशा अलाइव रहें, दुनिया में बने रहें, इसके लिए करसन भाई ने अपने डिटर्जेंट का नाम जो है वो रखा निरमा। अब निरमा बना कैसे, ये आपको बताते हैं। वेल, करसन भाई पटेल, जो कि केमिस्ट्री ग्रेजुएट थे, उन्हें केमिकल्स के बारे में काफ़ी नॉलेज थी और वो अक्सर अपने घर के पीछे के लैब में केमिकल एक्सपेरिमेंट्स किया करते थे। और उसी बीच जन्म हुआ निरमा का। निरमा डिटर्जेंट पाउडर उन्होंने बनाया और उन्होंने सोच लिया कि अब इस पाउडर को वो दुनिया भर में बेचेंगे और इसका नाम निरमा रखेंगे। 1969 में इसकी शुरुआत हुई थी और आज इस कंपनी का टर्नओवर जो है वो 70,000 करोड़ का है। लेकिन यहाँ पर अहम बात यह है, हमें जाननी है कि एक वक्त पर जब निरमा सबकी जुबान पर था, फिर अचानक क्या हुआ कि निरमा अब जो है किसी भी डिटर्जेंट पाउडर के लिस्ट में, टॉप लिस्ट में शामिल नहीं होता है। तो चलिए अब हम सीधे चलते हैं इनके स्ट्रैटेजीज पर, जिससे ये काफ़ी बढ़ चुके थे और जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो सबसे पहली स्ट्रैटेजी जो इनकी थी वो थी टारगेट ऑडियंस, यानी कि अपने ऑडियंस को इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था। उस वक्त पर जितने भी डिटर्जेंट पाउडर्स थे वो टायर 1 ग्रुप को फोकस करते थे, इंडिया के, मतलब रिच पीपल। कोई नहीं था जो वो देखे कि एक आम इंसान को क्या चाहिए, एक गरीब और एक मिडिल क्लास फैमिली को कौन से डिटर्जेंट चाहिए। और ये सोचा करसन भाई पटेल ने। उन्होंने उस वक्त ये समझ लिया था कि भारत की जो 80% आबादी है उस वक्त पर, वो सस्ते चीज़ों पर ही ध्यान देगी, क्योंकि वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास। अब बस इन्होंने सोच लिया था कि ये वही लोग हैं जिनके लिए ये अपने डिटर्जेंट को बेचेंगे। और करसन भाई पटेल ने घर घर जाकर साइकिल से ही डिटर्जेंट बेचने की शुरुआत कर दी थी। साथ ही साथ अब यहाँ पर बारी आती है प्रोडक्ट इनोवेशन, यानी कि दूसरी स्ट्रैटेजी की। निरमा की दूसरी स्ट्रैटेजी ये थी, क्योंकि करसन भाई पटेल ने खुद ही इस प्रोडक्ट को बनाया था तो उन्हें प्रोज एंड कॉन्स के बारे में अच्छे से पता था, साथ ही साथ इनोवेशंस के बारे में पूरी नॉलेज थी। और साथ ही इन्होंने ये भी प्रॉमिस किया था अपने कस्टमर्स से, अपने यूजर्स से, कि अगर उन्हें ये प्रोडक्ट पसंद नहीं आया तो वो सारे पैसे जो है वो वापस कर देंगे। इसकी वजह से यहाँ पर निरमा के ऊपर सबका ट्रस्ट जो है वो बिल्ड हो गया था। और साथ ही साथ इसके साथ एक इमोशनल स्टोरी भी जुड़ी थी। वो ये कि इनकी बेटी की मौत के बाद इन्होंने इस डिटर्जेंट का नाम अपनी बेटी के नाम पर रखा, जो कि था निरमा। बहुत ही कम समय में, यानी कि 10 से 15 सालों में निरमा ने 60% मार्केट एक्वायर कर लिया था ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ डिटर्जेंट बिजनेस। अब अगली स्ट्रैटेजी की बात करते हैं, जो कि प्राइसिंग थी। जहां उस वक्त सबसे लोएस्ट प्राइस का जो डिटर्जेंट था वो 13.5 रुपीज का हुआ करता था, निरमा ने लॉन्च किया अपने प्रोडक्ट को मात्र 3.5 रुपए में। वही इनकी अगली स्ट्रैटेजी आती है, वो होती है यूनिक सेलिंग प्राइस, जो कि होता है इनका डिस्ट्रीब्यूशन टेक्निक। इसके बारे में बात करें तो जहां बाकी सारे कंपनीज जो हैं पहले बड़े शहर को फोकस कर रहे थे, बाद में जाकर स्मॉल विलेजेस में आते थे, यहाँ पर निरमा ने ठीक इसका उल्टा किया। निरमा ने शुरुआत की ब्रांडिंग छोटे गांव से, बाद में जाकर वो शहरों तक पहुंचते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि 80% जो आबादी है वो अभी गांव में ही रहती है इंडिया की। और यही रीज़न रहा
कि इनकी ब्रांड वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गई और हर कोई निरमा के बारे में जानने लगा। अब अगली स्ट्रैटेजी जो इनके लिए काफी वर्क कर रही थी वो थी प्रमोशन, और ये मेरी फेवरेट भी है क्योंकि जिंगल्स इनके इतने अच्छे होते थे। आप इस जिंगल को सुनिए थोड़ा। ये जिंगल इतना प्यारा हुआ करता था कि हम सबकी जुबान पर था और मुझे आज भी ये याद है फ्रॉम बचपन। तो सोचो कि इन्होंने कितने अच्छे जिंगल्स बनाए हैं, कितने बढ़िया तरीके से प्रमोशंस किए हैं। हमेशा से एड्स जो हैं वो निरमा का फोटे रहा है, निरमा ने इसमें एक्सेल किया है। और खास बात ये भी होती थी कि ये अपने एड्स में सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को फीचर करते थे क्योंकि इन्हें पता था कि डिटर्जेंट का इस्तेमाल सबसे ज्यादा जो है महिलाएं ही करती हैं। अब आता है टर्निंग पॉइंट, जहां पर एक वक्त को इनका मार्केट शेयर 60% हुआ करता था। क्या हुआ अचानक से कि इनकी मार्केट शेयर जो है वो गिरकर 6% पर आ गई। इनके जो भी रीजंस हैं चलिए आपको बताते हैं। तो सबसे पहली रीजन ये रही कि सबसे लेस इनोवेशन इन्होंने किया। जैसे जैसे जमाना बदलता है हमें अपने प्रोडक्ट्स में चेंजेस लाने पड़ते हैं ताकि वो सस्टेन कर सके। निरमा ने ये गलती कर दी थी। निरमा ने अपने प्रोडक्ट में कोई भी बदलाव नहीं लाया। इसकी वजह से इनोवेशन के कारण उनकी मार्केट शेयर जो है वो डाउन चली गई और निरमा का डाउनफॉल होने लगा। और फिर ये हुआ कि वो कंपटीशन में सस्टेन नहीं कर पाए। बात ये हुई कि 2010 के बाद से मार्केट पूरा ही बदलने लगा था। जहां निरमा को ये लगता था कि लोग सिर्फ सस्ते सामान को देखते हैं, वहीं अब लोग जो हैं सस्ते से स्टाइलिश सामान पर शिफ्ट कर रहे थे। यानी कि अब उन्हें चाहिए थी स्टाइलिश चीजें। और इसी वक्त बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स, इस वक्त होता है जन्म बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स का जो लाते हैं अपने स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, और यही बैकलैश करता है निरमा को। बट निरमा फिर भी हार नहीं मानता है। निरमा ने अपना सोप लॉन्च किया होता है जिसमें वो फीचर करते हैं सोनाली बेंद्रे को, और वो एड जो है काफी पॉपुलर होता है। तुम हुस्न परी, तुम सबसे हंसी, तुम सबसे जवां, सौंदर्य साबुन निरमा, ऐसा ही कुछ ऐड होता है। और ये बहुत ही अच्छा ऐड निकल कर आता है। सोनाली बेंद्रे को बहुत ख्याति मिलती है इसकी वजह से। और निरमा की खासियत यानी कि यूएसपी होते हैं उनके जिंगल्स, उनके ऐड। बट फिर भी निरमा यहाँ पर सस्टेन करने में काफ़ी मुश्किलों को झेल रही होती है। बट फिर भी निरमा फिर से हार नहीं मानता है। निरमा लॉन्च करता है अपने एक और प्रोडक्ट को, निरमा एडवांस, जिसमें वो फीचर करते हैं ऋतिक रोशन को। बट ये बाकी जिंगल्स की जैसे हमारी जुबान, हमारे दिलों पर नहीं चढ़ता है और निरमा का डाउनफॉल जो है वो और भी बढ़ता जाता है। वेल, इस वक्त तक निरमा जो है काफ़ी अलग सेक्टर्स में भी आ चुका था, जैसे निरमा एजुकेशन, निरमा सीमेंट, निरमा केमिकल प्रोडक्ट्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है निरमा लॉन्च कर चुका होता है। बट फिर भी निरमा जो है अब सस्टेन नहीं कर पाता है और इन सब चीज़ों के कारण ही निरमा अब मार्केट में कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। तो क्या वो मेन रीजंस है और हमें इस पूरी केस स्टडी से क्या सीखने को मिलती है? सबसे पहले अच्छी सीख हमें ये मिलती है कि आपको खुद से ही अपने काम के लिए रेडी होना चाहिए। यानी कि जैसे कि करसन भाई पटेल ने अपने प्रोडक्ट को खुद ही इनोवेट किया और वो रेडी थे इसको बेचने को। वो खुद अपने साइकिल से घर घर घूमकर अपने प्रोडक्ट को बेचा करते थे। वैसे ही एनर्जी और वैसा ही जज्बा हर बिजनेस पर्सन को चाहिए होता है। दूसरी सीख हमें निरमा से ये मिलती है कि फिल द गैप। जो गैप निरमा ने उस वक्त फिल किया था जिस वक्त बाकी सारे कॉम्पिटिटर्स जो हैं, बाकी सारे डिटर्जेंट कंपनीज जो हैं बहुत महंगी महंगी डिटर्जेंट बेच रही थी और इसकी वजह से जो गरीब लोग थे, जो मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग थे, उन्हें ये काफ़ी महंगा पड़ रहा था। निरमा ने उस गैप को फिल कर दिया था। और तीसरा लेसन हमें ये सीखने को मिलता है कि बी इनोवेटिव। जैसा कि हमने देखा कि निरमा को बैकलैश किया सिर्फ और सिर्फ इनोवेशन ने। निरमा ने कोई भी इनोवेशन नहीं किया और उसकी वजह से वो फेल हो गए और अब हमारे जुबान से हट चुके हैं, बट दिल में हमेशा बने रहेंगे क्योंकि निरमा ने दिल में सबके घर किया था इन 90s। हम सबकी जुबान पर थे वो। उनकी स्ट्रैटेजी भी काफ़ी अच्छी थी और हमें इनके स्ट्रैटेजीज से बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। तो वेल, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए केस स्टडी के साथ। बट फॉर द टाइम बीइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। डाउनलोड द फ्रीडम ऐप for more information. Thank you.